जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 6 ऊतक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। हम इनका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। नोट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि परीक्षा के समय में आप इनका रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएं और साथ ही साथ लिखने से याद भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना लिखेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, परीक्षा के समय में आप उतने ही अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला प्रश्न, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है? अर्थात सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले देखें सरल ऊतक क्या है। तो सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले के वीडियो में भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो ये किसके प्रकार हैं? सरल ऊतक के प्रकार हैं। ये 3 प्रकार के हैं सरल ऊतक, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। इनका तीसरा विशिष्ट लक्षण, यह आधारी पैकिंग ऊतक का निर्माण करता है, बेसिक पैकिंग टिश्यू का निर्माण करता है। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है और पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। किसका काम है ये? सरल ऊतक का काम है। क्या करता है यह? आधारी पैकिंग ऊतक का निर्माण करता है, पौधे के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है और पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो ये सरल ऊतक के गुण हो गए। अब देखें हम जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक के बारे में लिखते समय आप लोग इसका ये उदाहरण याद रखिएगा कि जटिल ऊतक के प्रकार कौन से हैं। तो जटिल ऊतक के जो प्रकार हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जल का संवहन करता है, जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। तो ये जटिल ऊतक हैं। अब जटिल ऊतक के 2 प्रकार हैं, फ्लोएम एवं जाइलम। अब देखें इनकी विशेषता। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका से और जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम है। और इनका काम क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो संवहन ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम संवहन ऊतक कहलाते हैं। ये जल एवं खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो ये इनका कार्य हो गया। ये है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखेंगे सरल ऊतक कौन सा है? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनका कार्य क्या है। आगे देखें, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तीनों के बीच में कोशिका भित्ति के आधार पर हमको बताना है अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। कैसी होती है? इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और यह चिकनी होती है। जो कोशिका भित्ति है यह पतली होती है और दूसरी बात ये चिकनी होती है। और तीसरी बात यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी नहीं होती है? सेल्यूलोज। मतलब कोशिका भित्ति पतली, चिकनी, सेल्यूलोज। ये 3 शब्द याद रखिएगा पैरेन्काइमा के लिए, पतली, चिकनी, सेल्यूलोज। ये 3 शब्द यदि आपको याद हो गए तो आप इसका उत्तर अपने से बना सकते हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है, यह चिकनी होती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे देखें कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा में कोशिका भित्ति अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। इसकी मोटाई असमान होती है। कॉलेन्काइमा की मोटाई, इसकी जो कोशिका भित्ति है उसकी मोटाई असमान होती है और इसमें मोटाई पेक्टोसेल्यूलोज के कारण होती है।
शब्द याद रखेंगे। यहाँ सेल्यूलोज है, ये क्या है, पेक्टोसेल्यूलोज के कारण इसकी मोटाई होती है। तो ये कॉलेनकाइमा की विशेषता हो गई, कॉलेनकाइमा के कोशिका भित्ति की विशेषता हो गई। कोशिका भित्ति अनियमित होती है, मोटाई असमान होती है और मोटाई पेक्टोसेल्यूलोज के कारण होती है। अब देखें स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है, मोटी होने के साथ साथ समान मोटाई वाली होती है और इसमें लिग्निन के जमाव के कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन। तो यहां ध्यान रखेंगे सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज और लिग्निन। पैरेनकाइमा में क्या? सेल्यूलोज, कॉलेनकाइमा पेक्टोसेल्यूलोज और स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन, इनका जमाव होता है यहाँ। तो ये कोशिका भित्ति के आधार पर हम इस तरीके से बता सकते हैं और ये चित्र बना सकते हैं। अब देखें रंध्र के क्या कार्य हैं। रंध्र अर्थात स्टोमेटा पौधों में, पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखिए पौधे की निचली सतह पे भी पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि पौधा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ये रंध्र कहलाते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। हम क्या कहते हैं इन्हें? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की जो दो मुख्य कार्य हैं वो याद रखिएगा। स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य हैं। पहला है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। तो जो गैस, इसको हम कहते हैं पौधों की ये नाक है। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं उसी तरीके से ये पौधों की नाक है। कौन? रंध्र या स्टोमेटा। और रंध्र के द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो पौधे किसके द्वारा करते हैं? इसी रंध्र के द्वारा करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो यह कार्य किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब स्टोमेटा की संरचना देख लीजिए थोड़ा सा। यह है स्टोमेटा की संरचना। इस तरीके से बनाएंगे इसको। और ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं हैं। एक ये और एक ये दो हैं गार्ड सेल्स हैं। और इसके अंदर देखिए ये हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ? गार्ड सेल्स के अंदर। और ये इसका छिद्र है, रंध्र छिद्र कहलाता है बीच में। यही खुलता बंद होता है, ये रंध्र छिद्र हो गया। और ये सब्सिडियरी सेल्स हैं किनारे की तरफ जो दिख रही हैं आपको। तो ये है रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना को अच्छे से समझ लीजिएगा। रंध्र कहाँ पाया जाता है ये समझ लीजिए। रंध्र पाया जाता है पत्तियों के निचली सतह पर और ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है, मुख्य रूप से निचली सतह पर। अब ये जो रंध्र है, रंध्र का काम पहला मैंने आपको बता दिया क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्रों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो गैसों का आदान प्रदान। दूसरा, रंध्रों के द्वारा ही पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। जो जल निकलता है वाष्प के रूप में वो किससे? रंध्र के द्वारा ही निकलता है। हमने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में, भाग 1 में हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो यहाँ से जो पौधों की पत्तियों से जल की हानि होती है वो किसके द्वारा होती है? वो रंध्र के द्वारा ही। मतलब रंध्र के द्वारा ही वाष्प के रूप में पानी निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन करता है। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का यह नियमन करता है। कौन करता है यह जल का नियमन? स्टोमेटा करता है। तो स्टोमेटा छोटे छोटे ये इस तरीके की संरचना होती है। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो यह है रंध्र के दो मुख्य कार्य। पहला गैसों का आदान प्रदान, दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। अगला प्रश्न, तीनों प्रकार के पेशीय ऊतकों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होते हैं। पहला रेखित पेशी,
दूसरा अरेखित पेशी, इसे क्या कहेंगे हम, जो चिकनी पेशी है इसको हम क्या कहते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं। और है हृदयक पेशी। कौन सी पेशी, हृदयक पेशी या कार्डियक मसल। रेखित, अरेखित और हृदयक, रेखित, अरेखित, हृदयक, ये तीन पेशियां पाई जाती हैं। अब तीनों के बारे में हम देखें तो यदि इनकी विशेषता लिखने के लिए, इनके गुण लिखने के लिए आते हैं तो आप इस तरीके से लिख देंगे। मान लीजिए रेखित पेशी का आया तो 1 2 3 ये 4 पॉइंट और एक चित्र ये बना देंगे। अंतर किसी में भी आ जाए, रेखित अरेखित के बीच में आ जाए तो इन दोनों को लिख दीजिएगा। हृदयक पेशी की विशेषता आ जाए तो ये लिख दीजिएगा। इस तरीके से यदि आप इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, चाहे प्रश्न किसी भी तरीके से परीक्षा में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं रेखित पेशी क्या है। तो रेखित पेशी जो होती हैं यह ऐच्छिक पेशी होती हैं। कैसी पेशियां होती हैं, रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। ध्यान रखिएगा, रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ये प्रायः अस्थियों से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, रेखित पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो गया, यह ऐच्छिक पेशी होती हैं। दूसरा, अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तीसरा देखें, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं। गहरे और हल्के रंग की पट्टियां होती हैं। पट्टियां आपको दिख रही होंगी, ये पट्टी, ये पट्टी, तो इनमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। ये क्या है, ये धारियां हैं, ये रेखित। ये देखिए 1 2, ये आपको जितनी पट्टियां बीच में दिख रही होंगी ये सब क्या है, ये धारियां हैं और इसीलिए इनको हम रेखित पेशी कहते हैं। अब यह लंबी बेलनाकार शाखा रहित होती है। लंबी होती है, बेलनाकार आपको दिख रही होगी, ये बेलनाकार है। बेलनाकार होने के साथ शाखा रहित होती है। इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, आपको शाखा ब्रांचेस कहीं भी इसमें नहीं दिख रही होगी। और बहुकेंद्र की होती हैं। कैसे, बहुकेंद्र की। अब इसी में देखिए, बहुकेंद्र की होती हैं, ये एक केंद्र की नहीं होती हैं, बहुकेंद्र की होती हैं। तो बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्र की या बहुनाभिकीय होती हैं। ये बहुकेंद्र की हैं। ये हो गया किसका, रेखित पेशी के बारे में। अब रेखित पेशी के बाद देखें हम अरेखित पेशी के बारे में या चिकनी पेशी के बारे में। अरेखित पेशी ये अनैच्छिक पेशी होती हैं। कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं ये। यह आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, आंखों की पलकों में, मूत्रवाहिनी में और फेफड़ों की श्वसनी में यह होती हैं। तीसरा, इसमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती हैं। जिस तरीके से यहाँ ये पट्टियां दिखी थी, इस तरीके से पट्टियां इनमें नहीं पाई जाती हैं। पट्टियां आपको नहीं दिख रही होंगी इसमें, तो इस तरीके की पट्टियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अरेखित पेशी कहते हैं। ये अरेखित पेशियां हैं, पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। और यह लंबी, एक केंद्र की और एक सिरे से नुकीली होती हैं। ये देखिएगा, ये नुकीली हैं, तो ये लंबी हैं, एक केंद्र की हैं। देखिएगा, एक ही केंद्रक है, इसमें भी एक केंद्रक है, यहाँ भी एक केंद्रक, यहाँ भी एक केंद्रक, ये भी एक केंद्रक। तो लंबी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं और एक सिरे से नुकीली होती हैं। कहाँ, एक सिरे से नुकीली होती हैं या स्पेंडल शेप्ड में होती हैं। तो इसकी विशेषता होगी किसकी, अरेखित पेशी की। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे हृदयक पेशी या कार्डियक मसल। यह कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। नाम ही हृदयक पेशी, अर्थात हृदय में पाई जाती है। यह भी अनैच्छिक पेशी होती है। किस तरीके की पेशी है ये, अनैच्छिक पेशी होती है, हृदय में पाई जाती है। इसमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती हैं। यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। कैसी होती हैं, यह बेलनाकार होती हैं और शाखाओं वाली होती है। ये देखिए शाखा निकली है यहाँ, ये देखिए यहाँ शाखा निकली है। तो यह बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्र की होती हैं। ध्यान रखेंगे, एक केंद्र की होती हैं। मतलब अरेखित और हृदयक पेशी एक केंद्र की होती हैं, रेखित पेशी को देखिए ये बहुकेंद्र की होती हैं। तो इन सब में अंतर देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे, इनके चित्रों को भी बना लेंगे। अब देखें
हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? नाम ही है इसका हृदयक पेशी। हृदय में पाई जाने वाली ये जो पेशियां होती हैं यह कभी नहीं थकती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, ये कभी नहीं थकती हैं और हमेशा जीवन पर्यंत बिना थके लयबद्ध गति से कार्य करती रहती हैं। क्या विशेषता है इनका? लयबद्ध गति से जीवन पर्यंत बिना थके कार्य करती हैं हृदयक पेशी। हृदयक पेशी की विशेषताओं के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, शाखित होती हैं, एक केंद्रकीय होती हैं, इनकी विशेषता है। निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब देखिए, ऊतक के मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। तो कौन सा ऊतक मुंह के भीतरी अस्तर का, लेयर का निर्माण करता है? तो उसका उत्तर है एपिथीलियमी ऊतक। ध्यान रखेंगे, एपिथीलियमी ऊतक मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, क्या है उसका उत्तर? कंडरा या टेंडन कहलाता है। दो होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। तो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मसल को बोन से कौन जोड़ता है? कंडरा या टेंडन जोड़ता है। वह ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। तो पौधों में मुख्य रूप से जो संवहन ऊतक होते हैं वो दो होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। थोड़ा सा याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। जाइलम जा से शुरू होता है, तो जाइलम को याद रखिएगा कि वो क्या करता है? जा अर्थात जल। जाइलम शब्द कहाँ शुरू हो रहा है? जा से। तो जा अर्थात जल, तो कहाँ से शुरू करता है? क्या करता है वो जल का संवहन करता है। जिस शब्द से शुरुआत हो रही है उसी का संवहन कर रहा है, अर्थात जा से जल का संवहन करता है। और जल के साथ खनिज लवण होते हैं, तो जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है और भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, फैट का संचय करता है, तो ये इसका नाम है वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू, ये क्या करता है? वसा का संचय करता है हमारे शरीर में। तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक क्या है? तो ये संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अधात्री सहित यह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त को ध्यान रखिएगा, क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन कहलाता है। क्या है? तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अब देखें, हमारी त्वचा में क्या है? कौन सा ऊतक है? उस ऊतक की पहचान कीजिए। तो त्वचा में पाए जाने वाले ऊतक को हम कहते हैं एपिथीलियमी ऊतक। क्या कहते हैं? एपिथीलियमी ऊतक कहते हैं। पौधे की छाल में कौन सा ऊतक है? तो पौधे के छाल में स्क्लेरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक है। क्या है? पौधे की छाल में स्क्लेरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक है। अस्थि, अस्थि क्या है? अस्थि संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा, अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। अब देखें, वृक्कीय नलिका का स्तर। प्रश्न वही है, निम्नलिखित में ऊतक की पहचान करें। उसके आगे देख रहे हैं हम, वृक्कीय नलिका का स्तर किससे बना होता है? तो यह एपिथीलियमी ऊतक से बना होता है। किससे? एपिथीलियमी ऊतक से बना होता है। संवहन बंडल के बारे में बताएं। संवहन बंडल या संवहन वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जो पौधों में पाया जाता है, जो संवहन का काम करता है, जल एवं खनिज लवण एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये क्या है? यह है जटिल स्थायी ऊतक। क्या कहलाता है? ये जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। और इसके दो मुख्य प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। कहाँ से? जड़ से पूरे पौधे के पूरे भाग तक करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थ कहाँ से लेता है? हम जानते हैं कि पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है।
पत्तियों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। जो भोज्य पदार्थ का निर्माण हुआ यह पौधे के हर एक भाग तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है, संवहन किया जाता है। तो ये दो संवहन मंडल हैं, जाइलम और फ्लोएम। पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जड़ तथा तना व पत्तियों में पाया जाता है। पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तना में और पत्तियों में पाया जाता है पैरेन्काइमा ऊतक। देखते हैं पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है ये देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस है क्या? तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ये देखिए, यदि रूट की बात करें तो ये जो बाहरी परत है ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ये वाली सबसे बाहरी परत जो होती है ये एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस में ही ये सब चीजें पाई जाती हैं। स्टोमेटा जो है कहाँ है? एपिडर्मिस में। ये तो सबसे पहली बात, एपिडर्मिस की भूमिका क्या है? तो यह सुरक्षा का कार्य करती है। एपिडर्मिस क्या करते हैं? यह सुरक्षा का कार्य करती है। इसके साथ साथ यह गैसीय विनिमय का भी कार्य करती है। गैसीय विनिमय मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? एपिडर्मिस के द्वारा ही होता है। ये देखिए एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ले जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल है वाष्प के रूप में ये भी बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? इसी स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा कहाँ है? एपिडर्मिस वाले भाग में ही पाया जाता है। तो ये एपिडर्मिस की विशेषता है। एपिडर्मिस का कार्य सुरक्षा करता है यह। दूसरा गैसीय विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ये गैसीय विनिमय एपिडर्मिस के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण होता है। वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो भी एपिडर्मिस के द्वारा ही होता है। और जड़ों के पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि भी किसके द्वारा होती है? एपिडर्मिस के द्वारा ही होती है। यहाँ देखिए रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये कहाँ? एपिडर्मिस वाले भाग पे ही ये रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जड़ों के पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से पौधों में एपिडर्मिस की मुख्य भूमिका है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है। सुरक्षा, गैसीय विनिमय, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण और जड़ के पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि, ये इनके मुख्य कार्य हैं। छाल या कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? छाल हम लोग जानते हैं, पौधों की जो छाल होती है सबसे बाहरी परत जो होती है जिसे हम कॉर्क कहते हैं, वह सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। कैसे? तो सबसे पहले तो कॉर्क देख लें। मान लीजिए किसी लकड़ी को हम काटते हैं तो ये देखिएगा आप, ये जो सबसे बाहरी परत है ये कॉर्क कहलाता है, यह छाल कहलाता है। ये जो है ये देखिएगा, ये जो सबसे बाहरी परत है ये क्या है? ये कॉर्क है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये क्या है? यह कॉर्क है। ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा भाग है, लिविंग फ्लोएम वाला भाग है, फ्लोएम का भाग है। अब इनका कार्य क्या है? ये जो छाल वाला भाग है इसका कार्य क्या है? तो कॉर्क जो है एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। देखते होंगे हम लोग पौधों के बाहर जो ये छाल होती है, जब इसी में किसी तरह से चोट पहुंचाई जाती है तो देखते होंगे इससे कुछ लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो ये सब कहाँ है? उपस्थित रहता है कॉर्क में है। तो देखें अब उत्तर इसका कि कॉर्क एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? मेन ध्यान, एक शब्द याद कर लीजिएगा, सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। मतलब हवा और पानी इनके अंदर नहीं जा सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि इनमें सुबेरिन पाया जाता है। इसलिए कॉर्क पादप को ताप से, यांत्रिक आघातों से, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से रक्षा करती है और सुरक्षा आवरण बनाती है। मतलब कुल सुरक्षा का कार्य जो कौन करता है, वो कौन करता है? कॉर्क के द्वारा किया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें सुबेरिन पाया जाता है जो कि
जिसकी वजह से इसके अंदर हवा पानी नहीं जा सकता, और यह इसके क्या करता है, ताप से, यांत्रिक आघातों से और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से इसकी रक्षा करता है। आगे निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। तो इस तालिका को पूर्ण करना है। आप जानते हैं स्थायी ऊतक के दो प्रकार हैं, सरल और जटिल। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो सरल जो ऊतक हैं इसके 3 प्रकार हैं और जटिल ऊतक के 2 प्रकार हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है, कॉलेनकाइमा लिखा है। अब आप 2 बताइए कौन कौन से हैं। तो आपको पता है, यहाँ होगा पैरेनकाइमा, ये कॉलेनकाइमा हो गया, यहाँ होगा स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ आपको लिख देना है पैरेनकाइमा, यहाँ लिख देना है आपको स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक के 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्या लिख देना है, फ्लोएम लिख देना है। देखिए ये उत्तर, स्थायी ऊतक, सरल, जटिल। यहाँ ये लिख दिया गया क्या, पैरेनकाइमा। ये पहले से लिखा था कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा लिख दिया गया। तो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल ऊतक के 3 प्रकार हैं। जटिल ऊतक के प्रकार देखिए जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरह से ये पाठ ऊतक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूर्ण हुए हैं। आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को बहुत अच्छे से तैयार करें, याद करें और अपनी कॉपी में जरूर लिखें ताकि आप इनका रिवीजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।